फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है आईकेएम शिक्षा। पिछली क्लास में हमने रेजोनेंस का पार्ट 1 कर लिया था। आज हम रेजोनेंस के पार्ट 2 पर फोकस करने वाले हैं। पिछली क्लास मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाई वी स्टडी रेजोनेंस, व्हेन वी स्टडी रेजोनेंस एंड हाउ रेजोनेंस टेक प्लेस। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट के बारे में ही बताया था। तो वहीं से मैं आज कंटिन्यू करूंगा सेकंड लेक्चर में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ये प्लस एम शो करेगा या माइनस एम शो करेगा। और कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं। तो सर कौन सा हमारा ग्रुप प्लस एम को डोमिनेट करेगा या फिर कौन सा माइनस आई को डोमिनेट करेगा। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना तो सिखा दिया, लेकिन आप हमें यह बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कौन सी होगी, हम कैसा पता करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि रेजोनेंस की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो चलिए आइए एक एक करके सारे टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला इसमें टॉपिक है कि मान लीजिए मेरे पास मेसोमेरिक इफेक्ट से शुरुआत कर रहा हूँ, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए वाई, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये प्लस एम शो करेगा या फिर माइनस एम शो करेगा। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं बच्चों कि अगर इफ on Y it can be atom or atom of group। एटम ऑफ ग्रुप का मतलब है मेरा हो सकता है मेरे पास क्या हो CH3 है, तो CH3 में 4 एटम है तो ये ग्रुप कहलाएगा। तो इस CH3 में कौन सा एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली कार्बन जुड़ा होगा, तो ऐसे केस में वो Y बन जाएगा। तो इफ ऑन Y इट कैन बी एटम और एटम ऑफ ग्रुप lone pair is present, lone pair is present, then it will show मेसोमेरिक इफेक्ट। ये हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा बेटा। कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा? ये हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए OCH3 लिखा हुआ है, तो देखो बच्चों यहाँ पर OCH3 एक ग्रुप ऑफ एटम है जो कि यहाँ पर क्या करेगा, प्लस एम शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन जो है बेंजीन रिंग का उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है और वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है तो हमेशा वो क्या करेगा, प्लस एम ही शो करने वाला है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये माइनस आई भी तो शो करता है। नो डाउट, ऑब्वियसली माइनस आई और प्लस आई हम कैसे देखते हैं, ये कार्बन से जो एटम जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और प्लस आई शब्द शो करेगा जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो प्लस एम भी शो करेगा OCH3 और माइनस आई भी शो करेगा, लेकिन डोमिनेंसी हम क्या कराएंगे, प्लस एम को डोमिनेंसी करा देते हैं। देखो यूजुअली मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट को डोमिनेट कराते हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शनल केस है उनको मैं यहाँ बता दूंगा, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है, इसको समझ लीजिए और इस ट्रिक के बाद जो एक्सेप्शन बताऊंगा 2-3 उसको लर्न कर लीजिए। उसको याद कर लेंगे तो सारा आपका काम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, एनिलीन, है ना। तो ये भी आपका क्या करेगा, प्लस एम शो करेगा और माइनस आई शो करेगा, लेकिन प्लस एम इसका डोमिनेट करता है। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास यहां पर आयोडीन है, तो आयोडीन के ऊपर 3 लोन पेयर हैं, तो यहां पर ये प्लस एम शो करेगा और माइनस आई शो करेगा, लेकिन इसमें प्लस एम डोमिनेट करता है ना। अच्छा, अगर मैंने यहां पर बच्चों फ्लोरीन ले लिया, मैंने यहां पर फ्लोरीन ले लिया, है ना, फ्लोरीन, तो यहां पर भी तो लोन पेयर हैं, लेकिन ये क्या करेगा, प्लस एम तो शो करेगा और माइनस आई भी शो करेगा, लेकिन इस केस में माइनस आई इसका क्या होता है, डोमिनेट करता है। इसके अलावा अगर मान लो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, तो ये भी क्या करेगा बच्चों, प्लस एम शो करेगा, माइनस आई भी शो करेगा, लेकिन माइनस आई इसका डोमिनेट हम करा देते हैं। तो एक्सेप्शन नंबर 1 एंड एक्सेप्शन नंबर 2 ये दो हमें हमेशा याद रखने हैं। हेलोजन में फ्लोरीन और क्लोरीन केस में आपको क्या मिलेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। चलिए इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास और भी ग्रुप हो सकते हैं, ये ध्यान से देखिए, NO लगा दिया, नाइट्रोसो ग्रुप लगा दिया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है,
तो ऑब्वियसली ये प्लस m शो करेगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर डायरेक्टली बेंजीन वाले एटम से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट बेटा डोमिनेट करता है, जो क्या करेगा, -I शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, वो ग्रुप +m भी शो करता है और -m भी शो करता है कुछ कंडीशन में। देखो बेटा, ये ग्रुप है बेटा एस्टर का ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर का। अब ये एस्टर इस तरह से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन एटम इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इस केस में ये +m माना जाएगा बेटा। ठीक है, और यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा ये -I वाला, लेकिन ऑब्वियसली +m डोमिनेट करेगा। ये 3 एक्सेप्शन होते हैं, इनको याद रखें हमेशा। इसके अलावा ये सब जनरल ट्रेंड चल रहा है। यही एस्टर ग्रुप -m कब शो करेगा बच्चों, देखिए ध्यान से। अगर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है ना, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, -m शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग अवे फ्रॉम द बेंजीन टुवर्ड द ग्रुप। सो दिस विल शो -m एंड -I विल आल्सो इट विल बी शो, बट -m इसका डोमिनेट हम करा देते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आपको क्या याद रखना है कि जो एटम बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आप क्या कह देंगे कि वो +m शो करेगा, और वो डोमिनेट हमेशा मेजर इफेक्ट कराना है, एक्सेप्ट दीज 2-3 एक्सेप्शनल केसेज। ठीक है, चलिए आइए अब शुरू करते हैं बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे हम देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखिए एक एक करके रूल बाय रूल पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल इसमें आता है बेटा, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जितने कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे बेटा उतनी ही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाती है। ऐसा क्यों होता होगा, जरा देखते हैं। पहले एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH2CH डबल बॉन्ड, चलो ऐसे दे रखे हैं, CH2CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। एक ये मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। इसमें आप कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन आ रहा है बच्चों। कोवलेंट बॉन्ड अगर आप काउंट करेंगे ना तो 11 कोवलेंट बॉन्ड आ जाएंगे। देखें बेटा, 2 कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 4 हो गए, ऐसे 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां पर आप डिलोकलाइजेशन करा दीजिए पाई इलेक्ट्रॉनों का, तो आप देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगी, है ना, CH CH2 प्लस। इसमें आप कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे 10 आएंगे, एक पाई बॉन्ड कम हो गया, सिंपल सा बात है, सब कुछ फिक्स है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे अगर ये मेरे पास पहला है और ये मेरे पास दूसरा है, तो सीधी सी बात है फर्स्ट विल बी मोर देन सेकंड, दिस इज द स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि पहले वाले में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है, दूसरे वाले में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कम है। अब इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। सर आप इस बात को किस बेस पर कह रहे हैं? देखिए, हर कोवलेंट बॉन्ड को बनने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें 11 कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें 10 कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी। और जब इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी तो बच्चों इसके पास एनर्जी कम रही होगी, यानी कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का केमिस्ट्री में 36 का आंकड़ा है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें आपको एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसके अलावा एक बात और नोटिस कर सकते हैं कि इसमें आपको चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन दोनों चार्ज को आपस में मिलने नहीं देना है, और मिलने नहीं देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड इन द सेंस कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस केस में भी इसकी एनर्जी क्या हो रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है ना। तो इसलिए पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरे से ज्यादा स्टेबल है। कुछ और रूल लेते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल या इलेक्ट्रोनेगेटिव सिमेट्रिकल रूल। सिमेट्रिकल रूल, जी हाँ, ये रूल क्या कहता है, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। ये रूल ये कहता है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन
more electronegative atom and positive charge is more stable on less electronegative atom। ठीक है, अगर ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, है ना। यानी कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल आपको ये बताता है कि भाई चार्ज का इक्वल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ज्यादा है तो वो आपको नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो वो आपको शेयर कर लेगा। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल माना जाता है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होगी, अट्रैक्ट करने की होगी। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्ज हो सकती है आसानी से। किस वाले केस में, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला एग्जांपल है मेरे पास NH2CH डबल बॉन्ड OH, ये लोन पे नाइट्रोजन पर है और एक पॉजिटिव चार्ज इस पर है। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ये लोन पे इधर डिलोकलाइज होगा या वापस से इधर चार्ज चला जाएगा। NH2 डबल बॉन्ड CH OH और ये लोन पे रिटेन हो जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखिए दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन जब बात रिलेटिव की आती है ना तो रिलेटिव के केस में हमें देखना पड़ता है कि कौन रिलेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, ना कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। इसकी टेंडेंसी होगी क्या, और इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी और घटेगी। समझे, तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, दूसरा मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल आता है मेरे पास, रूल नंबर 3। इफ इन एनी RS, किसी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ईच एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है ना किसी भी RS में हर एटम का, then it will be more stable, yes, या ये ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा केस है, NH2 लोन पेयर दिया हुआ है, कार्बन पे इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने इसकी ऐसे बना दी, NH2CH डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। एक और RS मैंने इसकी बना दी, NH2CH OH, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, लोन पेयर। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये मेरे पास थर्ड हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि सर बताइए कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कौन सी होगी। देखिए बच्चों, इन तीनों रूल को एक अप्लाई करने का तरीका होता है। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में यहां लिख रहा हूं, रूल नंबर थर्ड को पहले लगाएंगे, रूल नंबर सेकंड को बाद में, रूल नंबर फर्स्ट को सबसे लास्ट में। यस, ठीक है। तो जो भी हमें स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखना है ना, तो सबसे पहले रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में हर एटम का ऑक्टेट पूरा है तो वो ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। ध्यान से देखिए, ऑक्टेट कंप्लीशन की बात लुईस साहब ने की थी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो नाइट्रोजन के पास देखें, एक कोवलेंट बॉन्ड यहां बन रहा है, 2 कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, 3 कोवलेंट बराबर 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पे ऑलरेडी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट इसका पूरा है। ठीक है। कार्बन की बात करें अगर, तो कार्बन के पास 3 कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली। यहाँ पर आपको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, समझ में आती बात। इस वाले केस में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में इसमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये दोनों कंडीशन कौन सी हैं, ऑक्टेट कंप्लीट वाली हैं, ऑक्टेट कंप्लीट। चलिए समझ में आता है। तो अब तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, खुद बता सकते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगी। लेकिन सर रूल नंबर 2 में और
थर्ड में फर्क इतना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सिमेट्री रूल हम इसमें लगाएंगे अब। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकंड वाला फिर स्टेबल होगा, उसके बाद फर्स्ट स्टेबल हो जाएगा। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग मानना पड़ा, फर्स्ट सबसे कम स्टेबल है। रूल नंबर सेकंड लगाएंगे अब, क्योंकि इन दोनों के बीच में रूल नंबर थर्ड से काम बनने वाला नहीं है। तो रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग आप देखें सेकंड और थर्ड में ये ज्यादा स्टेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ रूल नंबर सेकंड। ये हमने सवाल ऊपर भी किया हुआ है ना। नाइट्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो इट कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज मोर देन ऑक्सीजन एटम। सो द स्टेबिलिटी विल बी लाइक दिस, थर्ड, सेकंड एंड देन फर्स्ट। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ RS, स्टेबिलिटी ऑफ RS। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अलावा कुछ रूल्स और होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, देख लीजिए। अगर मेरे पास दो स्ट्रक्चर ऐसे दे रखी हैं बेटा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, OCH3 लोन पेयर है। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना ली कुछ, CH2 डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो देखें ध्यान से, अगर मैं रूल नंबर थर्ड पे ध्यान दूं तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है तो दोनों में से कौन सी स्टेबल हो जाएगी, सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि सेकंड वाले में आपको ऑक्टेट पूरा नजर आ रहा है, ऑक्टेट पूरा नजर आ रहा है ना। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन में तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना यहाँ पर, तो वो अनस्टेबल हो गया। बेटा वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम एक रूल नंबर सेकंड और थर्ड के बेस पर एक रूल नंबर 4 बता रहे हैं कि इफ एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर पॉजिटिव चार्ज बट इट्स ऑक्टेट is complete, then it will be considered as स्टेबल RS। जी हाँ बच्चों, स्टेबल RS कंसीडर कर लिया जाएगा। ये होता हमारा रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 पे आते हैं बेटा। 5वां रूल क्या है बेटा, जरा देखते हैं। रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर साथ में लगे हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप साथ में लगे हैं, तो स्टेबिलिटी RS की घट जाएगी बच्चों, स्टेबिलिटी RS की घट जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल है, ये वाला है ना। इस केस में पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है और डबल बॉन्ड यहां पर है। अगले इसी की मैंने RS ये बना दी कुछ ऐसे करके, ये यहां पर CH2 है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OCH3, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कुछ इस तरह से बना दी मैंने RS इसकी। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑब्वियसली फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। सो स्टेबल, दिस इज स्टेबल। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इज अनस्टेबल, so we can say first is more stable than second RS, right? ये हमारे कुछ रूल हो गए। इसके अलावा एक दो रूल और ले लेते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है इक्वल RS आर मोर स्टेबल देन अनइक्वल RS। जी हाँ बच्चों, अनइक्वल RS कम स्टेबल होगी, इक्वल RS ज्यादा स्टेबल होगी। कैसे, पहले ये जानते हैं इक्वल RS का मतलब क्या है। जब भी चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among सेम एटम्स, ठीक है,
और अनइक्वल आरएस तब मानी जाएंगी जब चार्ज इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट एटम्स। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट आयन की बात करूं मैं, तो फॉर्मेट आयन में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये इधर डिलोकलाइज होगा, ये इधर जाएगा और इसकी आरएस कुछ ऐसे हो जाएगी, आर एस कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम के बीच में इक्वली शेयर्ड हुए हैं, और नेगेटिव चार्ज जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इक्वली शेयर होता है तो उसको हम कह देंगे इक्वल आरएस। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में शेयर हो रही है तो वो थोड़ी सी लेस स्टेबल मानी जाएगी। अच्छा, अगर मान लो मैंने फिनॉक्साइड स्ट्रक्चर बना ली, फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर, तो ये चार्ज इधर आएगा और ये चार्ज इधर आएगा, उसके बाद अगले स्ट्रक्चर में ये चार्ज इधर आ जाएगा, ये चार्ज इधर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज शेयर्ड अमंग वन ऑक्सीजन एटम एंड 3 कार्बन एटम। सो दिस इज अनइक्वल आरएस। ठीक, चलो, तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि इक्वल आरएस की स्टेबिलिटी क्या होगी, अनइक्वल आरएस से ज्यादा होगी। इसीलिए बेटा एक रीजन दिया जाता है कि फॉर्मेट आयन के पास नंबर ऑफ आरएस कम है, इसके पास नंबर ऑफ आरएस ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस वन। जी हाँ, मैं जब एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताऊंगा इसके बारे में डिस्कशन और होगा। ठीक है, एक छोटा सा रूल और है कि सीधी सी बात है, अगर आपके पास नंबर ऑफ आरएस ज्यादा है, नंबर ऑफ आरएस ज्यादा होने से क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, और जब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, हालांकि आपको पता होगा, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा आइडिया देता हूँ। रूल नंबर 7 में क्या रूल नंबर 7 है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आरएस विच इज प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। जी हाँ बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आप सभी को पता होगा। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, जब भी एक स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर रही होती है तो आपस में कुछ एनर्जी चेंज होता है, वो एनर्जी चेंज क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रही होगी, मतलब एनर्जी ज्यादा निकल रही होगी, उस सेंस में बात कर रहे हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है हमेशा, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सारे होगा स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। तो अब आइए चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ, या फिर रेजोनेंस की। तो अब आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। जी हाँ, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पहले हम नंबर बाई एक करके सब जानेंगे। पहली एप्लीकेशन होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। जी हाँ बच्चों, फ्री रेडिकल। दूसरी हमारे पास होती है एसिडिटी ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड बोला जाता है डायरेक्टली, है ना। तीसरा बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। जी हाँ, ठीक है। और चौथा हमारे पास होता है एरोमेटिसिटी। ठीक है, बेसिकली 4 एप्लीकेशन होती है रेजोनेंस की और मेसोमेरिक इफेक्ट की। बच्चों बेटा ये जो 3 है ना, ये तीनों एप्लीकेशन, इन तीनों एप्लीकेशन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये तीनों पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इस पर सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस तीनों को अभी यहां पे स्किप करते हुए डायरेक्ट 4th वाली एप्लीकेशन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4th वाली एप्लीकेशन क्या होती है, एरोमेटिसिटी का मतलब होता है कोई कंपाउंड, a compound can be aromatic if it follows
कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है अगर ये फॉलोइंग कंडीशन को फॉलो करता है। पहले जानते हैं एरोमेटिक होता क्या है। एरोमेटिक एक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है स्मेल। आपने देखा होगा परफ्यूम होता है, इत्र होता है, इन सब में एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है ना। तो उन सब में एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, पाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं परफ्यूम वगैरह। लेकिन हमें थ्योरेटिकल तरीके से कैसे मालूम पड़ेगा कि दिया हुआ मॉलिक्यूल, दिया हुआ कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। उन कंडीशन को अगर वो मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है तो हम अब बोल देंगे कि जी हाँ वो कंपाउंड एरोमेटिक है। वो कंडीशन कौन कौन सी होती है? पहली कंडीशन होती है मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, प्लेनर। दूसरा, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन मस्ट प्रेजेंट थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके उस वीडियो को देखें और कॉन्जुगेशन क्या होता है उसको जानने की कोशिश करें। तीसरा होता है फॉलो हुकेल रूल। फॉलो हुकेल रूल। जी हाँ, ये हुकेल रूल्स क्या होते हैं? देखो बेटा, हुकेल रूल ये कहता है मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन टू बी एरोमेटिक एंड 4n pi इलेक्ट्रॉन फॉर बीइंग एंटी एरोमेटिक। जी हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं, इसके लिए ये जो थर्ड कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इस पे हम ज्यादा चर्चा करते हैं, है ना। इन तीनों कंडीशन के अलावा कुछ भी कंडीशन आ रही है ना, इन दैट केस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। इन एनी अदरवाइज केस मॉलिक्यूल will be नॉन एरोमेटिक। जी हाँ, तो सारे मॉलिक्यूल्स को तीन तरह से हमने डिवाइड कर दिया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमें हमेशा याद रखना है। जी हाँ बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके सामने मैं लिख रहा हूं। पहला आएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और लास्ट में आपको मिलेंगे एंटी एरोमेटिक। जी हाँ बच्चों, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आइए यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि दिया हुआ मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों यहां पर मैं एक टेबल टाइप की बनाने वाला हूं। यहां पर लिखने वाला हूं मॉलिक्यूल, यहां पर वो साइक्लिक है या नहीं, प्लेनर है या नहीं, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किस रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 या फिर 4n पाई, और मॉलिक्यूल का टाइप क्या बना। ठीक, तो पहला मॉलिक्यूल बेटा इसमें आ रहा है, ये मेरे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर मैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर कैसे मालूम पड़ेगा? प्लेनर होने के लिए उस मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन sp3 नहीं होना चाहिए। ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, तो सारे कार्बन sp2, इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है हमारा? प्लेनर है। क्या कॉन्जुगेशन दिख रहा है? थ्रू आउट द मॉलिक्यूल वी कैन हैव अ कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन इज देयर। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने पूरा पाई इलेक्ट्रॉन कितना मान लिया? 2। अब 4n+2 को फॉलो कर रहा है या 4n पाई को? ऑब्वियसली 4n+2 को फॉलो करेगा। देखो 4n+2 4n पाई का मतलब क्या है कि 4n+2 = 2 करके देखो, अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 आ रही है, यानी कि पॉजिटिव होल नंबर इंक्लूडिंग 0 आ रहा है, तो वो 4n+2 को फॉलो करेगा। अगर 4n पाई = 2 करके अगर मेरे पास चीजें आ रही हैं तो वो मेरा 4n पाई को फॉलो करेगा। देखें 4n+2 बराबर 2 करूंगा तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर 4n पाई
इक्वल टू करूंगा तो n की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यानी फ्रैक्शनल आ गई। वैल्यू n की फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन आ रही है तो वो चीज उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब टाइप कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, आइए एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहां पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो भी है एक लोन पेयर, वो एक लोन पेयर की तरह ही काम करता है। वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है अगर, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा और उस वजह से उस कार्बन की हाइब्रिडेशन भी चेंज हो जाती है। अगर मान लो ये कार्बन जो है यहां पर जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट रेजोनेंस में नहीं करता तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो जाती, लेकिन अभी इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, क्योंकि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है और रेजोनेंस में यानी कि डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है, 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा, 4n पाई को फॉलो करेगा, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे हमें देखना होता है। आई होप ये समझ में आ रहा हो आपके। तीसरा इसमें है मेरे पास, मान लीजिए कुछ इस तरह से, अब ध्यान से देखें, ये 2 नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर और ये मेरा पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इधर से डिलोकलाइज हो सकता है, ये इधर आ सकता है। एक बार में एक साइड से डिलोकलाइजेशन होगा, यहां से डिलोकलाइजेशन पूरा हो जाएगा, फिर से वापस जाएगा, फिर से इधर से डिलोकलाइजेशन होगा। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। और ये 4n+2 को फॉलो करेगा, 4n पाई को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई देखते हैं। और मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल है। क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल है, पूरा कॉन्जुगेशन में है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, 2 और 2 4, यानी कि ये आपको 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा, 4n पाई को फॉलो कर रहा है। यस, यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, है ना। तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्ब कैटाइन। ठीक, चलिए अगला स्ट्रक्चर मैंने ले लिया कुछ इस तरह से, है ना, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। यहां पर क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में भी है। पाई इलेक्ट्रॉन आपको 6 नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3। यहां पर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है ना ये लोन पेयर, तो ये भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। 4n+2 कितने होंगे, 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, दैट इज इट इज फॉलोइंग 4n+2। इट विल नॉट फॉलो 4n पाई, सो इट विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट चलिए मेरे पास अगर ये वाला कंपाउंड दे रखा है बच्चों, ठीक है ना, क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये अपना sp3 कार्बन है। ठीक है, कॉन्जुगेशन तो है, पाई इलेक्ट्रॉन हमारे 6 हैं, लेकिन ये इसको फॉलो करेगा, लेकिन ये करेगा इसको फॉलो, लेकिन इसको फॉलो नहीं करेगा। यहां पर कॉन्जुगेशन प्लेनर ना होने की वजह से ये अपना नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। जी हाँ, मैंने बताया था कोई सा भी केस अगर आ रहा है इन दोनों के अलावा, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के अलावा, वो सब क्या माना जाएगा, नॉन एरोमेटिक के केस में माना जाएगा। ठीक है, अगला केस ले लेते हैं। मेरे पास अगला केस ये वाला आ रहा है, मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, तो 6 हो गए। 4n+2 को फॉलो कर रहा है, n = 1 आ रहा है, लेकिन 4n पाई को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या नाम हो गया इसका, एरोमेटिक कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा ट्रोपोलियम कैटाइन। ट्रोपोलियम कैटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, देखेंगे स्टेबिलिटी के बारे में जब पढ़ेंगे तब। चलिए, तो हमने 7 क्वेश्चन ले लिए, इसके अलावा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा है ट्रिपोलियम कार्बेनाइन बनाएंगे बेटा। अब ट्रिपोलियम कार्बेनाइन, है ना, तो देखें ध्यान से, क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। ठीक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर 8 आ रहे हैं, इसको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन इसको फॉलो करेगा, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, चलिए और मॉलिक्यूल ले लेते हैं।
कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल लिया हुआ है मैंने, मान लीजिए। देखिए बच्चों, इसको हम कहते हैं पाइरॉल। क्या कहते हैं? पाइरॉल। ठीक है। क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? जी हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर बेशक है, लेकिन ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में बेटा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह माना जाएगा। और ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या मानी जाएगी? sp2 ही मानी जाएगी। तो ये प्लेनर हो गया। बाकी सारे कार्बन की तो sp2 है ही है, कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो n इक्वल यहाँ पर 1 आएगा, इसलिए इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो नहीं करेगा, ये एरोमेटिक हो गया। तो ये बेटा अपना नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया। जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया था। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं इसे। अगला मैंने ले लिया, मान लीजिए प्रिडीन ले लिया मैंने इसकी जगह, राइट। चलिए प्रिडीन ले लिया मैंने। तो प्रिडीन के केस में आप देखें, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी नजर आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, ये मेरे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोन पेयर आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डिलोकलाइज वर्ड का भी यूज करते हैं जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी वजह क्या होती है बेटा, यहां पर जो sp2 ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, sp2 ऑर्बिटल इज नॉट पैरेलल। ये पैरेलल नहीं है बेटा। किसके पैरेलल नहीं है? विद p ऑर्बिटल ऑफ sp2 कार्बन। तो कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा? 4n+2 को फॉलो करेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, तो ये अपना हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, चलिए कुछ और केस ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये वाला केस दिया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं बेटा। ये यहां पर देखिए, इसका नाम क्या होगा बेटा? साइक्लो ऑक्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 3, 5, 7 टेट्रा ए, शॉर्ट में COT बोलते हैं, है ना। अब ध्यान से देखें, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। प्लेनर भी है? बिल्कुल है। क्या कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? बिल्कुल है। पाई इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं? 8। तो 4n पाई बराबर 8 करेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, which is unstable. So to gain the stability, what it does, it try to reshape itself. ये अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश करता है और इसकी शेप कुछ इस तरह से आ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप आ गई बच्चों। अब यहां पर ये जो कार्बन है ना, इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होगी, ये वाली ये आपस में पैरेलल नहीं है। दे आर नॉट पैरेलल। अब जब पैरेलल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक थोड़ा सा क्या है, यहां पर स्टेबल माना जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से। तो इसने अपने आप को रीशेप क्यों किया होगा? टू गेन द स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा रिंग दी हुई है, तो उस केस में हम एरोमेटिसिटी कैसे बताएंगे? उस केस में सिंपल सा एक काम करेंगे कि हम देखेंगे कि दोनों रिंग हमारी एरोमेटिक है या नहीं है। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक हैं तो हम ये साफ साफ बोल देंगे कि वो ओवरऑल कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये कंपाउंड दिया हुआ है बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। मान लीजिए ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, 2 रिंग दी हुई है ना। तो आप ध्यान से देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके ओवरऑल की बात की जाएगी तो 10 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे, 1 2 3 4, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, तो जब ये कॉमन होगा तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 10 माने जाएंगे। और बाकी साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी नजर आ रहा है। तो 4n+2 बराबर 10 और n की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक, तो हमारा ये हो जाता है एरोमेटिक। जी हाँ, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल रिंग के बेस पर बात करेंगे ना, तो इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन पाई माने जाएंगे, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन पाई माने जाएंगे। जी हाँ, जब इंडिविजुअल रिंग मानेंगे ना तो ये कॉमन को हम ऐसे नहीं चेंज करेंगे, इसमें भी 6 मानेंगे, इसमें भी 6 मानेंगे, तब हम चेक करेंगे दोनों आपके एरोमेटिक आएंगे, इसलिए ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ओवरऑल एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें आपने देखा कि रेजोनेंस कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है।
अगले क्लास में बेटा, अगले लेक्चर में बेटा मैं आपके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, और उसके बाद ही मैं एसिडिटी, बेसिसिटी, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।